मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन का मतलब संज्ञा, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन का मतलब जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं। अब वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, जो कुछ काम का करना बताता है। आज मेरे हाथ में जो पेपर है बेटा, ये है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे लैंग्वेज, इंग्लिश वाला। हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 का पेपर है। 8 जनवरी 2023 को ये संपन्न हुआ। आज कर रहे हैं इंग्लिश। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है? गलत। तो गलत ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दे रखे हैं। माउस का माइस होता है बेटा, एक चूहे को माउस बोलते हैं, बहुत सारे चूहों को माइस कहते हैं। एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, ज्यादा बच्चों को चिल्ड्रन कहते हैं। एक वुमेन और वुमेन, ज्यादा औरतें हैं तो वुमेन। बिल्कुल सही है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो शीप है। कोई हाँ, शीप हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, इसका शीप से नहीं होता बेटा। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ क्वेश्चन टैग आपने ढूंढना है। तो जो क्वेश्चन बना रहा है, शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। डजंट सी, तो जो क्वेश्चन टैग है ये है भाई, डजंट सी। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर, जो जेंडर के अंडर नहीं आता है। जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर का मतलब होता है लिंग। हिंदी में पढ़ते हैं ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो इंग्लिश में जो है 3 लिंग होते हैं। एक 3 जेंडर होते हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर होता है, एक फेमिनिन जेंडर होता है, न्यूटर जेंडर होता है। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और फेमिनिन जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और एक न्यूटर जेंडर होता है बेटा, जो नपुंसक लिंग जिसके कहते हैं, जो न पुरुष है न स्त्री है। इसमें जो जेंडर का बोध नहीं करा रहा है वो ये सिंगुलर है। सिंगुलर क्या है? काउंटेबल नाउन है, ये वचन के अंतर्गत आता है। काउंटेबल नाउन मतलब इसमें वचन जिसे कहते हैं हिंदी में, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। हमने पहचान करनी है एक किस टाइप का सेंटेंस है। जैसे हिंदी में होते हैं साधारण वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक होता है, और भी आदेशात्मक होते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी होते हैं। तो यहाँ पे पहले वाक्य को पढ़ो, कम एंड डू योर ड्यूटी, आओ और अपना काम करो, अपनी ड्यूटी करो। तो किस तरह का सेंटेंस है? इसमें देखो आदेश दिया जा रहा है, और जिस सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया जाता है उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ये बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने किया है सही किया। असर्टिव सेंटेंस जो है साधारण वाक्य होता है, जिसमें हम सिंपल सूचना देते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल, साक्षी इज गोइंग टू मार्केट। इस तरह की जो सूचना सिंपल जो वाक्य होते हैं उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। और एक इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कहते हैं जिसमें क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने बोला हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये लास्ट वाला एक्सक्लेमेटरी होता है, जिसमें हम बनाते हैं, जिसमें हम खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं। वाओ वी विन द मैच, हमने मैच जीत दिया। या हमने बोला हुर्रे, ठीक है ना। या हमने बोला एलास, कहीं पे दुख हो रहा है तो एलास बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसको थोड़ा थोड़ा समझना है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर जानते हो, हंसना एक क्या है, सबसे अच्छी दवाई है। तो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर लाफ्टर। आपने लाफ्टर में बताना है किस तरह का नाउन है। सबसे पहले देखो, प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो किसी का नाम होता है, जैसे लक्की, साक्षी, स्मिता, प्रतिभा, तो ये प्रॉपर नाउन है। हिमालय या गंगा, जो किसी का व्यक्तिगत नाम है, चाहे वो वस्तु का व्यक्तिगत नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम है। एक होता है कॉमन नाउन, जो एक शब्द से पूरी दुनिया की जाति बताता है, जातिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं। तो कॉमन नाउन, जैसे हमने बोला वोमेन, तो वोमेन का मतलब औरत है, तो पूरी दुनिया की औरत उसी में आ गई। हमने डॉग बोला तो डॉग है, तो पूरी दुनिया के डॉग उसी में आ गए। ये कॉमन नाउन होता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो चीज, जो किसी का नाम तो है लेकिन उसको हम देख भी नहीं सकते डायरेक्ट, और उसको छू भी नहीं सकते। हंसी को हम छू नहीं सकते जी, केवल उसके लक्षण महसूस कर सकते हैं। कोई आदमी हंस रहा है
जैसे बचपन है, तो बचपन के लक्षण महसूस किए जा सकते हैं, बचपन को छू नहीं सकते। बुढ़ापा है, पर हम छू नहीं सकते। ठीक है ना, जैसे हिंदी में बचपना है, बुढ़ापा, ये शब्द हैं, तो इनको हम टच नहीं कर सकते। तो जो चीज हम टच नहीं कर सकते, जिसके हम केवल लक्षण महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये लाफ्टर भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज बीन यूज्ड एज अ एडवर्ब। आपने उस सेंटेंस को चुनना है जिसमें इनफ, इनफ होता है पर्याप्त, मतलब, ठीक है ना। इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। हैज बीन यूज्ड एन एडवर्ब, यहाँ एडवर्ब के रूप में इनफ को यूज किया गया हो। तो देयर इज इनफ इंक। अब देखो यहाँ इंक की विशेषता इनफ बता रहा है। तो जो इंक, इंक क्या है, नाउन है। तो जो नाउन की विशेषता बताता है तो वो तो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है कि नहीं होता, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। जी। और जो वर्ब की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, वो क्रिया विशेषण होता है। उसको इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं बेटा। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण होता है। विशेषता बताना मतलब उसके बारे में कुछ कह रहा है, उसके लक्षण बताता है। देखो दूसरा है, शी हैज टाइम इनफ टू बाय द शू। यहाँ पे टाइम भी क्या है, नाउन है। और यहाँ पर भी इनफ जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ देखो, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी। यहाँ पे जो इनफ का यूज हुआ है, ये एडजेक्टिव के बाद, काइंड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब जो संज्ञा की विशेषता, जो दयालु होता है। जहाँ जैसे हम बोलते हैं ना, ही वॉज अ काइंड पर्सन, वो बहुत दयालु आदमी है, कोई दयालु आदमी है। तो काइंड अपने आप में एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद जब इनफ आता है तो हमेशा एडवर्ब होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अ ऑफ शिप। तो शिप का क्या होता है भाई, अब बंडल ऑफ शिप होगा, कि अब ब्रूड ऑफ शिप होगा, कि अब फ्लीट ऑफ शिप होगा, कि अब पैक ऑफ शिप। यहाँ पे देखिए, बताओ, फ्लीट, फ्लीट आएगा कि पैक आएगा? फ्लीट। हाँ, अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लीट। जो शिप का ग्रुप होता है उसे फ्लीट कहते हैं। और पैक किसके ग्रुप को कहते हैं, वोव्स के ग्रुप को। सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इस जो करेक्ट ऑर्डर्स में लगा है उस सेंटेंस को आपने खोजना है। कॉल ईच अदर विद द माइस रिपीटिंग कॉल्स। मतलब इसका जो सही सेंटेंस बना है क्रम से, वो कौन सा बना है? द माइस कॉल ईच अदर विद रिपीटिंग कॉल्स। द माइस कॉल रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर। द माइस रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर। सही कौन सा है इसमें? इसमें जो सही लग रहा है ये दूसरा वाला लग रहा है बिल्कुल। द माइस कॉल ईच अदर विद रिपीटिंग कॉल्स। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये खाली जगह भरने के लिए आपने क्या करना है, इसमें से एक सेलेक्ट करना है। डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई माई बुक, आई माई वर्क, मतलब मैं अपना काम कर रहा हूं। तो आई डू माई वर्क, आई डिड माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। तो ये डिड तो हो ही नहीं सकता, तो पास्ट टेंस की बात कर रहा है। डज जो है थर्ड पर्सन के साथ आता है, ईएस वाला डज हमेशा, आई के साथ आता ही नहीं। अब ये बचा कि आई डू माई वर्क और आई एम डूइंग माई वर्क। तो ज्यादा सही लग रहा है आई एम डूइंग माई वर्क, मतलब मुझे को डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। आपने एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है। और मैंने कहा एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है, जो क्रिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो इसमें देखो, शी रीड द आंसर ट्वाइस। अब देखो, शी तो क्या है, शी तो प्रोनाउन है। और रीड क्या है, वर्ब। तो रीड ट्वाइस का मतलब दो बार। तो देखो एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में कुछ कहता है। तो ये ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो बार। तो दो बार क्या करते हो, रीड करते हो। तो रीड के बारे में कुछ कह रहा है, तो रीड वर्ब है। तो वर्ब मतलब जो वर्ब के बारे में कुछ कहता है वो एडवर्ब होता है। तो ट्वाइस होगा।
चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट ऑफ ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है भाई। इस सांप ने दिख रहा है ब्रेव है, BRAV ब्रेव। तो ब्रेव का क्या होगा? ब्रेव का क्लेवर, क्लेवर तो हो नहीं सकता, ब्रेव अलग है, बहादुर, क्लेवर तो चालाक होता है। करेजियस, करेजियस का मतलब जो साहसी हो, तो ब्रेव का अपोजिट साहसी हो नहीं सकता। और ये शेमफुल का मतलब जो शर्मनाक हो, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? इसको कावर्ड कहते हैं, कायर। चूज द वर्ड नियरेस्ट टू इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम। हर होम। उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि उसको घर छोड़ दे, मतलब। अब ये जो रिक्वेस्टेड है, इसकी मीनिंग बताने है। क्या रिक्वेस्टेड की मीनिंग ऑर्डर्ड हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। ऑर्डर तो जबरदस्ती कराना होगा कि नहीं ये करना है। जी। रिक्वेस्ट का मतलब जब हम हाथ जोड़ के कहते हैं प्लीज मेरे को घर छोड़ दो, तो ऑर्डर तो नहीं हो सकता। यहाँ देखो इंस्ट्रक्टेड दे रखा है। इंस्ट्रक्टेड को मतलब निर्देश देना, तो निर्देश बड़ा आदमी देता है, कोई ऑफिसर अपने कर्मचारियों को देता है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को देता है इंस्ट्रक्शन, तो ये भी नहीं हो सकता। और फोर्स्ड का मतलब जबरदस्ती करवाना, कि नहीं जब तुझे छोड़ना पड़ेगा, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। तो क्या होगा? आस्क पोलाइटली, मतलब उसने उससे पोलाइटली मानी विनम्रता से पूछा। तो रिक्वेस्टेड की जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग होगी वो होगी आस्क पोलाइटली है। चूज द करेक्ट वर्ब। सही वर्ब आपको चुननी है। द बेबी वॉज इन द रूम। यहाँ पे सबसे पहले वॉज पे गौर करो। वॉज जो है पास्ट टेंस में आता है, जो समय बीत गया, तो वॉज का मतलब था, ठीक है ना। तो यहाँ पे द बेबी वॉज तो स्लीप, तो क्या स्लीप आएगा कि स्लीपिंग आएगा? क्योंकि जब सुनो इज MR आता है तब हमेशा ING वाली वर्ब प्रयुक्त होती है इसके बाद। वैसे पास्ट टेंस में जब वर आता है जी, तो इसमें भी ING वाली वर्ब प्रयुक्त होती है, याद रखना। जी। अब ING वाली दो, यहाँ विल भी स्लीपिंग है, लेकिन विल भी स्लीपिंग नहीं होगा, क्योंकि विल और शैल का प्रयोग जो है फ्यूचर टेंस में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल स्लीपिंग आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द आइटम्स गिवन बेलो। We have hit the nail on the, you have hit the nail on the, nail का मतलब कील से मतलब है, कील से। तो आपने कील कहाँ ठोकी, तो ये मुहावरा है, तो हेड पे होता है भाई। कील कहाँ ठोकी जाते? मुहावरे में कील पे, कि you have hit the nail on the head, आपने अपने सर पे कील ठोकी, जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, बोलते हैं ना। अब कोई सचमुच कुल्हाड़ी थोड़ी मारता है, उसका अर्थ दूसरा होता है ना। तो यहाँ पे कील ठोक, सर पे कील ठोकने का मतलब भी वही है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये देखो सिंसियरिटी, ये सेंसियरिटी गलत कर रखा भाई, या SE नहीं होता है। सिंसियरिटी RR भी नहीं होता है, सिंसियरिटी EE भी नहीं होता है, तो पहले वाला बिल्कुल सही है, सिंसियरिटी। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। आपने क्या बताना है? प्रोनाउन बताना है। इज स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पर कौन खड़ा है? तो देखो होम इज स्टैंडिंग एट द गेट तो नहीं होगा, विच इज स्टैंडिंग ऑन द गेट ये भी नहीं होगा, और हुज इज स्टैंडिंग इन एट द गेट ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल भरना है आपने। यहाँ पे आर्टिकल क्या होता है? AN और दी, ये तीन आर्टिकल होते हैं, इनमें से क्या आएगा? दे आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन, जैसे हमने बोला ही इज गोइंग टू स्कूल, तो टू स्कूल सीधा बोले, इस पे कोई आर्टिकल नहीं लगा, क्योंकि अगर वो स्कूल जा रहा है तो पढ़ने के लिए जा रहा है। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो इलाज करने के लिए जा रहा है। ही इज गोइंग टू मार्केट, अगर मार्केट जा रहा है तो सामान खरीदने के लिए जा रहा है, तो कोई आर्टिकल लग रहा है इनपे? नहीं लग रहा है।
तो वैसे ही अगर वो मेट्रो स्टेशन मेट्रो में बैठने के लिए जा रहा है तो ये लोग दे आर मतलब ये जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, अगर मेट्रो में बैठने के लिए जा रहे हैं तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नो। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आइडेंटिफाई करना है किसको? एडजेक्टिव को। जो ऑप्शन दे रखे हैं जी तो देखो 100 किससे बना? सी से। सी से सी तो देखना होता तो देखना क्या है? नाउन वर्ब है, जी ठीक है ना। टू तो जी एडजेक्टिव है ही नहीं। तो एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के बारे में कुछ कहता है। तो जैसे ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट पर्सन बोलते हैं, वो ईमानदार आदमी। ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट बॉय। जी हिज देखो, हिज तो प्रोनाउन है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपने सही प्रीपोजिशन बताना है। तो देखो, द रेस्टोरेंट इज द स्कूल। जो रेस्टोरेंट बना है, रेस्टोरेंट मतलब जो होटल टाइप का होता है, जी वो स्कूल के कहाँ बना है? तो अप इन द स्कूल। तो अप का मतलब ऊपर तो बन नहीं सकता स्कूल के ऊपर रेस्टोरेंट। जी अलोंग विद स्कूल ये भी नहीं आएगा। और बिटवीन विद स्कूल, तो बिटवीन वहां पे आता है जहां पे दोनों तरफ दो चीजें हैं। अगर केवल स्कूल है तो बिहाइंड द स्कूल। ये बिल्कुल सही इस बच्चे ने किया है। द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द स्कूल। स्कूल के पीछे है रेस्टोरेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपने ये सेंटेंस करने हैं। दे लेफ्ट, खाली जगह है, शूज ऑन द फ्लोर। एज was no space on the शू रैक। शू रैक पे कोई जगह नहीं थी। तो अगर हम पहला वाला भरे हैं जी तो दे लेफ्ट शूज, तो यहाँ पे दे आर है तो दे आर तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने शूज छोड़े। तो जैसे जैसे हम ही के साथ हिज बोलते हैं, जी जी अगर हम बोलेंगे ही लेफ्ट तो हिज शूज आएगा। जी अगर सी के साथ बोलेंगे तो सी लेफ्ट हर शूज। हर तो यहाँ पे ज्यादा है तो दे के साथ देयर बोलते हैं भाई। जी दे लेफ्ट देयर शूज, ये वाला देयर THEIR वाला। तो यहाँ पे यही आएगा। देखो ये अभी दो पे आ रहा है, देखो देयर इसमें भी यही है। तो दे लेफ्ट देयर शूज, उन्होंने अपने जूते छोड़े मतलब उनके जूते। ऑन द फ्लोर एज वॉज नो स्पेस, तो एज यहाँ पे दे आर है भाई, तो दे आर नहीं होगा यहाँ पे। दे आर, यहाँ पे देयर का मतलब देयर आर दो है, तो यहाँ पे ये वाला देयर होगा कि देयर का मतलब वहां, क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी भाई। एज देयर वॉज नो स्पेस ऑन द शू रैक, क्योंकि शू रैक पे रखने की जगह नहीं थी इसलिए उन्होंने फ्लोर पे छोड़ दिया। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। आपने केयरफुली इसको पढ़ना है। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर आपने बताने हैं। इफ यू वांट टू सेंड अ लेटर बाय पोस्ट टुडे, you have to paste a stamp on the envelope। envelope बोलते हैं लिफाफे को, और स्टैम्प का मतलब टिकट। अगर आप किसी को आज अगर आप कोई चिट्ठी पोस्ट करना चाह रहे हैं किसी को, तो आपको इनवेलप पे स्टैम्प चिपकाना पड़ेगा लिफाफे के बाहर से। ये स्टैम्प का जो फोटो दे रखा है, ठीक है ना। बट लॉन्ग एगो देयर वाज नो स्टैम्प्स। पीपल हु वांटेड टू सेंड अ लेटर would fold it and stick it with wax। लेकिन बहुत साल पहले, लॉन्ग एगो जी स्टैंप नहीं थे। उस समय लोग क्या करते थे, अगर कोई किसी को चिट्ठी भेजना चाहते थे तो चिपकाते थे, स्टिक करते थे विद वैक्स। वैक्स का मतलब मोम के साथ, उनके साथ, ठीक है ना। देन द पोस्ट ऑफिस वुड सेंड द लेटर एंड द पर्सन हु गॉट इट वुड हैव अ पे फॉर रिसीविंग द लेटर। जो आपको चिट्ठी लाके देता था उसको क्या करते थे, पे करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। द फर्स्ट स्टैंप वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड। पहला स्टैंप जो है इंग्लैंड में प्रिंट हुआ, टिकट मतलब। इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये टिकट ब्लैक कलर का था और उस पर क्वीन विक्टोरिया की फोटो बनी थी। इट कम 1 penny, द ब्रिटिश पैसे। पेनी का मतलब पैसा, तो मतलब जैसे हमारा पैसा होता है वैसे ब्रिटिश वालों का पेनी होता है। तो 1 पैसे का आता था 1 penny का टिकट। दैट इज वाई इट वॉज कॉल्ड द पेनी ब्लैक। इसलिए इसका नाम पेनी ब्लैक पड़ा, इस टिकट का नाम।
जी द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज नोन एज फिलैटली। जिन लोगों में हॉबी होती है, मतलब कोई काम करने की रुचि होती है, किसी की हॉबी अगर टिकट कलेक्शन करने की है तो उसको फिलैटली कहते हैं, ठीक है ना। जी स्टैम्प्स हैव बीन ब्रॉट आउट इन मैनी शेप्स एंड साइजेस। जो स्टैम्प है वो कई शेप और साइजेस के होते हैं। सम स्टैम्प्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड कैन सेल फॉर अ लॉट ऑफ मनी। कुछ जो स्टैम्प होते हैं वो काफी वैल्यूएबल होते हैं, मतलब उनकी ज्यादा वैल्यू होती है, ज्यादा पैसों में बेचे जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट स्टैम्प वाज प्रिंटेड। तो पहला स्टैम्प कहाँ प्रिंट हुआ था? इंडिया में कि अमेरिका में कि इंग्लैंड में ही हुआ था भाई? पढ़ा था ना अभी हमने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ लोयन। जो पहला स्टैम्प था बना था उस पे लोयन की फोटो थी, क्या ये सही है? नो सर नहीं। द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। जो पहला स्टैम्प बना था उसमें क्वीन विक्टोरिया की फोटो थी। जी बिल्कुल सही है भाई। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड। तो ये शब्द आया था फ्लैटली। तो इट वाज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये काले कलर का था और इस पे क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर थी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ब्लैक फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें ब्लैक क्या है? तो देखो इट वाज ब्लैक, तो ब्लैक क्या था? टिकट था। तो स्टैम्प अपने आप में नाउन है, तो नाउन के बारे में ब्लैक बता रहा है, नाउन की विशेषता बता, लक्षण बता रहा है के बारे में, या प्रोनाउन के बारे में। यहाँ पे इट प्रोनाउन है, सुनो, लेकिन इट किसके लिए आया है? स्टैम्प के लिए आया ना इट। जी तो जो नाउन के बदले आता है ये प्रोनाउन होगा। तो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव है। नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब संज्ञा, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन का मतलब जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं, जैसे ही, शी, आई, दे, वी, ये सारे प्रोनाउन है। अब वर्ब का मतलब, वर्ब में कौन सा वर्ड होता है? एक्शन वर्ड, जो कुछ काम का करना बताता है। चूज द अपोजिट ऑफ सेंड। सेंड का अपोजिट बताना भाई। सेंड का मतलब कोई भेजना, भेजना। तो सेंड का अपोजिट है प्राप्त। भेजना। रिसीव होगा, रिसीव मानी प्राप्त करना। तो भेजने का उल्टा प्राप्त करना होगा कि नहीं होगा? जी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की समझ में पूरा पेपर ये आ गया होगा। तो शाम तक मुझे करके भेजिएगा, ठीक है? यस सर।